नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेस में। जैसा कि हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में पढ़ रहे थे, तो आइए नेक्स्ट टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हमारा छोटा सा टॉपिक रहेगा ये, इसके आगे अगर टाइम रहता तो देख लेते हैं। ऊष्मीय वियोजन और आयनिक वियोजन में अंतर। तो आइए देखते हैं ऊष्मीय वियोजन क्या होता है। इसमें डायरेक्ट आप याद रखना कैसे क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हो, ठीक है। यह ताप बढ़ाने से बढ़ता है। कौन? ऊष्मीय वियोजन, क्योंकि ऊष्मा की जिसमें ज़रूरत हो गई, अगर आप ताप बढ़ा देंगे तो वो चीज़ और बढ़ जाएगी। आयनिक वियोजन पदार्थ को जल में घोलने से होता है। आयनिक वियोजन किया जल में घोलने पर। ऊष्मीय वियोजन ताप के द्वारा होता है, ठीक है। इससे प्राप्त उत्पाद के अणु उदासीन होते हैं, यानी कि ऊष्मीय वियोजन से जो भी बनेगा वो अणु ना तो अम्लीय होगा ना क्षारीय, यानी कि कैसा होगा? उदासीन होगा। इससे प्राप्त उत्पाद के अणु आवेशित कण होते हैं। आवेशित का मतलब होता है या तो धनावेशित होंगे या ऋणावेशित होंगे। इसके बाद ऊष्मीय वियोजन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि जल की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यक नहीं, यानी कि जल जो होता है यानी कोई भी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। किसके लिए? ऊष्मीय वियोजन के लिए। इसके बाद है आयनिक वियोजन के लिए विलायक यानी कि जल आवश्यक है, और यहाँ पर विलायक यानी कि माध्यम आवश्यक नहीं है। लास्ट पॉइंट है हमारा, तो लास्ट पॉइंट देख लीजिए क्या है। इससे प्राप्त उत्पादों को विसरण द्वारा पृथक किया जा सकता है। विसरण क्या है? अच्छा, विसरण में आपको पता नहीं होगा विसरण होता क्या है, 10th क्लास में है। तो विसरण में देख लीजिए, एक मान लीजिए यहाँ पर कोई बर्तन है, एक बर्तन ये है, या बर्तन की जगह आप ये मान लीजिए कि यहाँ से कुछ कण है यहाँ पे और कुछ कण है यहाँ पे। मान लीजिए दोनों सॉल्यूशन है, तो इससे अगर इसकी सांद्रता ज़्यादा है, इसकी सांद्रता ज़्यादा और इसकी सांद्रता कम है, इसके कण इसमें जाएंगे। ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो कण होते हैं वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह दिखाते हैं, उसको बोलते हैं विसरण। इससे प्राप्त उत्पादों को विसरण द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। इससे प्राप्त उत्पादों को विद्युत द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो ये तो रहा है हमारा किसका? ऊष्मीय वियोजन और आयनिक वियोजन में अंतर। अब हम आगे देखेंगे किसके बारे में? आगे हम देखते हैं विस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में होता कुछ नहीं है, बस देख लीजिए थोड़ा सा किस तरीके से विस्थापन अभिक्रिया, पहले आप समझ लीजिए फिर डेफिनेशन। मान लीजिए ए और यहाँ पर लिखा है बी सी। मान लीजिए ये कोई लोग बैठे हैं, यहाँ पर एक लोग बैठा है, यहाँ पर दो लोग बैठे हैं। अब होगा क्या? अब ए को या तो बी को हटाना होगा या सी को हटाना होगा। अब ये हटा जब सकता है जब ये वाला क्या हो? पावरफुल हो। बस यही कॉन्सेप्ट रहेगा आपका विस्थापन अभिक्रिया में। तो अगर ए को बी के साथ क्रिया करना है तो मतलब सी के साथ क्रिया करना है तो बी को हटाना पड़ेगा, और अगर बी के साथ क्रिया करना है तो सी को। कुल मिला के आप इतना समझ लीजिए कि इन दोनों में से अगर ए को हटाना है तो ए को इनसे ज़्यादा क्रियाशील होना ज़रूरी है। तो बस इतना ही है विस्थापन अभिक्रिया में। देखिए क्या है, वे अभिक्रियाएँ जिनमें किसी यौगिक के एक परमाणु या परमाणुओं के समूह के स्थान पर अन्य परमाणु या परमाणुओं का समूह जुड़ जाता है, उसे बोलते हैं प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। मतलब वे अभिक्रियाएँ जिनमें किसी यौगिक के एक परमाणु या परमाणुओं का समूह के स्थान पर अन्य परमाणु या परमाणुओं का समूह या मूलक जुड़ जाता है, उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। तो इसके कई सारे हम एग्जाम्पल देखेंगे और थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए इसमें लिखा है जिस अभिक्रिया में, एक परिभाषा और लिखी है, जिस अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए विस्थापन अभिक्रिया पता कैसे चलेगी कि कब होगी कब नहीं होगी? तो उसके लिए आपको एक ये टेबल बता देते हैं। ये छोटी सी टेबल बनी हुई है, मतलब ये इस तरीके से लिखी हुई ऐसे। आप अपनी कॉपी में कैसे लिखेंगे वो सुने ध्यान से। आप अपनी कॉपी में जैसे के यहाँ लिखा है, यहाँ पर लिखेंगे के, पहले लिखेंगे के, फिर लिखेंगे सोडियम, फिर लिखेंगे कैल्शियम, फिर इसके नीचे लिखेंगे मैग्नीशियम। मतलब आपको नीचे नीचे लिखना है, ऊपर शुरुआत करना है। हमने इस तरीके से इस वजह से शुरुआत की कि जिससे कि जगह कम लगे, ठीक है ना। आप कॉपी में इस तरीके से शुरुआत करेंगे और शुरुआत करेंगे यहाँ से, लास्ट वाला आपका यहाँ पर आना चाहिए AU, तो इसमें होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक दो क्वेश्चन है, लिखा है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन नीले रंग का होता है। ध्यान से सुनेंगे,
क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम में। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन नीले रंग का होता है। जब इस विलयन में जिंक की पट्टी डालते हैं तो विलयन रंगहीन हो जाता है। फिर से सुनेंगे। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन नीले रंग का होता है। जब इस विलयन में जिंक की पट्टी डालते हैं तो विलयन रंगहीन, यानी कि जो नीला था वो नीला कलर चला जाता है तथा जिंक पर लाल भूरे रंग का कॉपर जमा हो जाता है। देखिए क्या है, कॉपर सल्फेट ये हो गया, नीला रंग का होता है। जब इस विलयन में जिंक की पट्टी डाल दी, जब जिंक की पट्टी डाली तो होगा क्या, अब क्या होगा, कॉपर की जगह कौन ले लेगा, जिंक। लेकिन ले कब पाएगा, जब ज़्यादा क्रियाशील होना चाहिए। अगर देखिए आप ऐसे देखेंगे तो ये वाले सब ऊपर रहेंगे, ये वाले, और ये वाले नीचे रहेंगे। तो देखिए कॉपर को अगर कॉपर को हटाना चाहता है, क्या बोला, जिंक अगर कॉपर को हटाना चाहता है तो ज़्यादा क्रियाशील होना ज़रूरी है, यानी कि श्रेणी में ज़्यादा ऊपर स्थित होना चाहिए। तो कॉपर यहाँ पर है और जिंक यहाँ पर, तो ज़्यादा क्रियाशील है। इस वजह से ये जिंक कॉपर को अपने स्थान, मतलब कॉपर के स्थान से हटा देते। देखो यहाँ पर SO4 था, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर क्या था, SO4, बगल में क्या था, Cu। तो बगल में अब कौन आ जाएगा, जिंक आ जाएगा, और Cu कहाँ हो जाएगा, अलग हो जाएगा, बस। ठीक है, तो यही रिएक्शन थी जिंक प्लस, ठीक है, जिंक प्लस CuSO4 तो बन जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। आइए आगे देखते हैं हम एग्जाम्पल्स और सारे। तो लिखा है जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है, अतः जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो ये इसकी मतलब थोड़ी सी थ्योरी लिखी हुई है। अब लिखा है कैल्शियम और लिखा है लेड आदि कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, परंतु Ag तथा Au ऐसा नहीं करते, क्योंकि Ag और Au कॉपर से कम क्रियाशील है। देखिए आपको हम एक बार फिर से श्रेणी दिखा देते। Ag और Au जो होते हैं वो कॉपर से नीचे स्थित होंगे। आइए देख लेते हैं एक बार। देखिए Ag और Au ये लिखा हुआ है, Ag और Au ये नीचे लिखा है किससे, कॉपर से। तो कम क्रियाशील है तो कॉपर को हटा नहीं पाएंगे, बस यही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर लिखा है Ag प्लस CuSO4 तो नो रिएक्शन, और लिखा है Au प्लस CuSO4 नो रिएक्शन। Ag Cu की जगह क्यों नहीं ले पा रहा, क्योंकि अगर Ag को Cu की जगह लेनी थी तो इससे ज़्यादा क्रियाशील होना ज़रूरी था, जो कि Ag नहीं है। सेम कंडीशन Au की भी है। नेक्स्ट देखते हैं हम। लिखा है जिंक के टुकड़े को सल्फ्यूरिक अम्ल में डालने पर हाइड्रोजन गैस विस्थापित होती है, क्योंकि जिंक हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है। तो देखिए यहाँ पर जिंक है और यहाँ सल्फेट के साथ SO4 के साथ क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जिंक से कम क्रियाशील होता है, तो हाइड्रोजन की जगह कौन लग गया, जिंक, और क्या बन गया, जिंक SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। आइए आगे और एग्जाम्पल देखते हैं। आगे लिखा हुआ है लोहे की कील को कॉपर सल्फेट या नीला तोता के विलयन में डालने पर लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है, क्योंकि Fe कॉपर से अधिक क्रियाशील है। तो सेम कंडीशन Fe Cu की जगह ले लेगा और बना लेगा FeSO4 और Cu क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बस रिएक्शन बहुत ईजी है, आसानी से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट है सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर यानी कि तांबे की छड़ डालने पर कॉपर सिल्वर को विस्थापित करके कॉपर नाइट्रेट बनाता है, क्योंकि कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। तो बस कॉपर किसकी जगह लेगा, सिल्वर की। तो क्या बन जाएगा, कॉपर नाइट्रेट, और यहाँ पर Ag क्या रहेगा, अलग रहेगा। तो और देखते हैं अगर एग्जाम्पल। तो मेरे हिसाब से एग्जाम्पल आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगले लेक्चर में देखें। ओके, मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।